अना परस्त, इस कलम युसरा, किस्त नंबर 15। नहीं ज़रूरत मुझे इनकी दुआ की, दिल की बेचैनी बढ़ गई। वो मेरी खुशी में खुश थीं, लेकिन मैं इन्हें खुश देखकर अपनी खुशी भूल गया। कितना अच्छा होता कि मेरी वो माँ होतीं, जिन्हें मैं अपना कल का किया कारनामा भी सुनाता। अगर मेरी वो माँ होतीं, तो क्या मैं ऐसा होता? मैं बेख़्याली से ड्राइव करते न जाने किन रास्तों पर निकल पड़ा। मेरी सोचें बस मोम के गिर्द घूम रही थीं। मोम की वो हँसी मेरा दिल बंद कर रही थी। काश मैं ज़हन के इस हिस्से से वो याद मिटा सकता, वो लम्हा इन तकदीर के पन्नों से फाड़ के फेंक सकता। ये या काश वो सब ना देखता, काश मैं अनजान रहता, काश मेरा मुजरिम और कोई नहीं बस मेरी माँ है। काश काश बस डैड इन्वॉल्व होते, मेरी मॉम ना होती। मैं बड़ा होकर इनके लिए दुनिया की हर दौलत कमाता, दिन रात मेहनत करता, दुनिया इनके कदमों में लाकर रखता, लेकिन वो इंतज़ार तो करती। मैंने होंठ भींच लिए, इनकी सोचें मेरी आँखें नम कर देतीं। मैंने कार रिवर्स की, कुछ देर बाद मैं अब्रिश के घर के बाहर था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! अब्रिश मुझे देखते ही खुशी से गले लगी। स्टॉप इट! नफ़रत है मुझे चिपकू लड़कियों से, मैं लापरवाही से कहता इसके बाजू को झटक कर बेड पर बैठ गया। घर का पिछला दरवाज़ा डायरेक्ट अब्रिश के रूम में खुलता है। मैं हमेशा वहीं से अंदर आता। रूम की हालत और अब्रिश का सरापा साफ ज़ाहिर कर रहा था। वो मेरी कॉल करने पर उठी है। बेड पर अभी तक तकिया, चादर और ब्लैंकेट बेतरतीबी से फैले पड़े थे। अच्छा, क्लब में तो बड़े मज़े से डांस करते हुए अब्रिश ने मुझे घूरी से नवाजा। तुम खुद को ढाँपती क्यों नहीं? इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो? इसकी बातें गैर दिमागी से सुनते मैं इसके कपड़ों को देखते हुए बोला, जो घुटनों से बमुश्किल नीचे तक आते। वो हमेशा ऐसे लिबास पहनती। आज अचानक मुझे ऐसे ही इसके कपड़ों का ख्याल आ गया। इसे देख हिजाब का खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के सामने लहराया। अब्रिश जो बालों का जूड़ा बनाकर अब वॉशरूम की तरफ जा रही थी, उल्टे कदम पीछे मुड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मेरे बाप ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया, और तुम खैरी मर्दों की सोच है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। लहजे में छलकता गुस्सा और तन साफ मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मेरी आंखों में देखते वो मुस्कुरा रही थी, जैसे चैलेंज कर रही हो। मैं इसे अफसोस से देखता उठ खड़ा हुआ। अनजान ना जाने कैसे ऐसे माहौल में आज तक सांस लेता रहा हूँ। मेरी बेसुकूनी का हल किसी के पास नहीं। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं फ्रेश होकर आऊँ, फिर साथ नाश्ता करते हैं। अब्रिश ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने एक नज़र गुड बाय गुड बाय करके आया हूँ कर मैंने एक नज़र इसे देखा, फिर नरमी से इसका बाजू हटाकर इसके घर से निकल आया। मेरे पीछे वो आवाज़ें देती रही। मैं अनसुना कर गया। घंटों सड़कों पर आवारागर्दी करने के बाद मैंने बिलाखिर हिजाब के नंबर पर कॉल की। फ़ोन हिजाब की माँ ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? दोबारा आए ही नहीं, हमें खिदमत का मौका भी नहीं दिया, अब तो दामाद हो हमारे। इनका मोहब्बत भरा लहजा मुझे शर्मिंदा कर गया। बस आंटी वापस उप्स, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, आदत ही नहीं सलाम की। आंटी आपकी इजाज़त हो तो हिजाब को शॉपिंग कराने ले जाऊँ? ये सच था, आज तक बाप से भी इजाज़त नहीं ली, बस हुक्म सुनाया है। लेकिन ये भी सच है, फ़ोन के इस पार मौजूद हस्ती काबिल एहतराम है, जो खुद अपनी इज़्ज़त करवाना जानती हो। हाँ बेटा, ज़रूर, वो आपकी ही अमानत है हमारे पास। बेटा बुरा ना मानो तो एक दरख्वास्त है, हिजाब के पिछले रवैये को भुला देना। वो ज़ुबान के मामले में बेवकूफ़ है, ना जाने कहाँ से ज़ुबान चलाना सीख गई। लेकिन बेटा वो दिल की बुरी नहीं, जो दिल में है वही ज़ुबान पर है। वो समझती है सबको इनका असली चेहरा दिखा रही है, लेकिन इसे मालूम नहीं ज़ुबान से निकले अल्फाज कब इसके लिए इम्तिहान बन जाते हैं। बेटा तुम इसे जानते हो, समझते हो, मेरी गुज़ारिश है, हो सके तो इसे समझाना, भले डाँट कर ही, कम से कम वो नुकसान से तो बचेगी, और इसकी बातें दरगुज़र कर देना। गुस्से में उसे खुद नहीं पता वो क्या बोल जाती है। इनके लहजे से छलकती परेशानी मुझे साफ महसूस हुई। आंटी आप परेशान ना हो, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। जैसे आपके घर राज करती है, वैसे ही मेरे दिल पर हुक्मरानी करेगी। आप इसे भेज दें, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहकर फ़ोन रख दिया। मेरे अल्फाज मुझे खुद अजनबी लगे। इस दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल जीतता है। दिमाग ने चाल चलनी भी चाहिए, तो इस दिल ने इस चाल को नाकाम बना दिया, और आज इस दिल ने ही एक माँ को पुरसुकून कर दिया। मैं इसके घर के बाहर कार से टेक लगाए खड़ा था, तभी वो मगरूर हसीना मेरी तरफ आती दिखाई दी। मेरा बिगड़ा मूड एकदम ठीक हो गया, लेकिन मैं इसके नकाब में छुपे चेहरे से भी कोई नागवारियत का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकता था। बाकी उसके गुस्से भरे अल्फाजों ने यकीन करवा दिया। मैंने फ़हीम अहमद का पूरा किस्सा उसके गोशे गुजार कर दिया, फिर इसे एक बुटीक में ले आया, लेकिन इसकी बेजारियत देख मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। मैं उसके लिए इसकी पसंदीदा ड्रेसेस खरीदना चाहता था, लेकिन इसका बना मुँह देख मैंने खुद अपनी पसंद का जोड़ा खरीदा और इसे इसके घर छोड़कर चला आया। हर बार वो मुझे एक नई अज़ियत से नवाज़ती। मैं उसकी माँ से वादा तो कर चुका था, पर निभाऊँगा कैसे? मैं घर आते ही दादू के रूम में आया। मैं जल्द अज़ जल्द इसे इस घर में लाना चाहता था, और मेरी बेवकूफ़ी अभी तक दादू को कुछ नहीं बताया। मैं काफ़ी देर इनके पास बैठा रहा, फिर मॉम डैड के आते ही रात डिनर के वक़्त सबको अपने निकाह के बारे में बताया। मॉम डैड ने ख़ास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन महविश के चेहरे पर जीत की खुशी देखकर मैंने इग्नोर किया। मेरा इरादा ज़ाहिर था,
इससे बदला लेने के लिए शादी करना। लेकिन इसकी माँ की बातें सुन और हिजाब का रवैया देख मैं समझ गया वो ऐसी है नहीं, बस वही अहमद के वाक़ये के बाद खुद को पत्थर बना लिया है। अगले दिन दादो मेरा सर खा गईं कि हिजाब को ले आओ, बस एक दफ़ा उससे मिलना है। दादो हिजाब के इस रवैये के बाद फिर कभी उससे मिलने नहीं और निकाह की खबर ने तो उन्हें फिर से जवान कर दिया। उन्होंने साफ मेरे मुँह पर कह दिया, हिजाब खुद से गई थी तुम्हें या तभी यकीन आएगा सबसे ज़्यादा खुशी इन्हें ही थी। इन्हें खुश देखकर मेरी खुशी भी दुगनी हो गई। मैंने फ़ौरन से हिजाब को कॉल की, लेकिन एक बार फिर इसने मेरा दिल तोड़ा। इसे मेरा साथ कबूल नहीं, मैं इसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता हूँ। हमारा निकाह इसे एक कड़वा घूँट बन लगता है, जिसे आज तक वो हज़म नहीं कर पाई। कौन शोर होगा जिसे हर बार अपनी नाकदरी कबूल होगी। न जाने क्यों ये लड़की मेरे दिल से नहीं उतरती। हर बार कठोर रवैये रखने के बाद भी इसका मुकाम आज तक दिल में वही है। लेकिन अब वो इस मुकाम से गिर भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद पत्थर से सर फोड़ा है मैंने। पहली दफ़ा उस दिन मैंने दादू की खुशी के लिए झूठ का सहारा लिया। मैं जो आज तक मॉम डैड टीचर्स के सामने धड़ल्ले से सच बोलता रहा हूँ बगैर किसी डर व खौफ के, आज इनका दिल दुखने के डर से झूठ बोला कि अब शादी से पहले मिलना मुमकिन नहीं और ये ऑर्डर हिजाब की माँ की तरफ से है। अगली इसके बाद दिन पर लगाते उड़ गए। गाँव से पूरी फ़ौज हमारे घर आ गई। दादा ने मेरी दीदा दिलेरी पर डाँटने के बजाय मुझे दाद दी। मुझे लगा था मेरे इस खुफिया निकाह पर डाँट पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ तो शाबाशी मिल रही थी। फूफो नहीं आई थीं, लेकिन बाकी तमाम अफ़राद आए, इस खुशी में शरीक होने आए थे। बाद में मैंने चच्ची की गैर मौजूदगी महसूस करके दादू से पूछा तो उन्होंने बताया वो वहाँ गाँव में फूफो की वजह से टिक गईं। मेरी शादी में मुझसे ज़्यादा पुरजोश दादा थे। मेहंदी वाले दिन बाकायदा स्टेज पर आकर उन्होंने डांस किया। महफ़िल भी खुशी से हर रस्म में हिस्सा ले रही थी। सब खुश थे मेरे अलावा, शायद मैं भी खुश था, लेकिन हिजाब की बातें रह रहकर मेरा मूड ख़राब कर देती। बारात वाले दिन दादा को अर्जेंट निकलना था। 2 पार्टियों के बीच सख्त लड़ाई हुई थी और फैसला में इनकी शराकत लाज़मी थी। आखिर वो इस साल इलेक्शन जो लड़ रहे थे, उन्होंने मेरे और हिजाब के सर पर हाथ रख के दुआ दी और चले गए। इनके जाते ही रुखसती का शोर गूंजा तो मैं हिजाब का हाथ पकड़ के उठ खड़ा हुआ। हाल के बाहर रुककर हिजाब हिचकियाँ लेकर रो रही थी। कभी बाप से गले मिल ली तो कभी छोटे बहन भाई और माँ से। मैं इसे गौर से देखकर मुस्कुरा रहा था। हिजाब तासीर वो लड़की थी जिसने पल पर मुझे हैरान किया। आज भी वो पूरी तरह तैयार थी, हर दुल्हन की तरह, लेकिन इसने इसके हुस्न की नुमाइश नहीं की। औरतों की मौजूदगी में भी अपने शाने के गिर्द खूबसूरत भारी दुपट्टा ओढ़ा था, सर पर अलग दुपट्टा घूंघट की तरह पहना था और अपने रोने का मशगला पूरा करके मेरे साथ कार में आ बैठी। इसे देखते ही मैंने इसका हाथ थामकर मोहब्बत भरे सरगोशी की, जो इससे नागवार गुजरी। वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड से कंपेयर कर रही थी, जो कभी दोस्त से आगे नहीं गई। इसकी नागवारियत देखकर मैंने इसे कैफेटेरिया वाला वाक़या याद दिलाया। बस वो इतना कहती ना कि मैं जल्दबाजी या अपनी बेवकूफ़ी में बदल गई, मैं इसे इसी वक्त माफ़ कर देता। लेकिन इसने कहा था मैं इसी बेइज्जती के लायक हूँ। अगर मैं लायक था तो वो भी इसकी मुस्तहिक थी। मैं ही था जो इसे सर पर बिठा रहा था। इसकी औकात नहीं थी मेरा मुकाबला भी करे वो। और इस दिन मैंने इसका किया अमल इसे लौटाया। वही हजूम था, वही हम थे, बस फ़र्क था जगह का और रिश्ते का। जो हमारे माबैन बना, मैं उसे उसकी दी अज़ियत से नवाज़ता अपने कमरे में चला गया। मुझे कोई पछतावा नहीं था, वो इसी लायक थी। मैंने वो पूरी रात एक दफ़ा फिर ड्रिंक करते गुजारी। कितनी अजीब बात है, वो पहला दिन था जब मैंने ड्रिंक नहीं की। हमारे निकाह वाले दिन कितना खुश था मैं। इसकी मौजूदगी मुझे हर बुरे अमल से बचाती, लेकिन आज इसी के लफ्ज़ों ने मुझे वापस मेरी अंधेरी दुनिया में लौटा दिया। सारी रात ड्रिंक करने के बाद सुबह मेरी नींद को मोबाइल की बजती रिंग ट्यून ने तोड़ा। फ़ोन उसामा का था, वो रो रहा था। तासीर अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, डॉक्टर्स ने सर्जरी का कहा है। वो बहुत डरा हुआ था, अल्फाज ही इसकी ज़ुबान से अटक-अटक के अदा हो रहे थे। शायद वो इस वक्त कोई भी बात समझने की सूरत में नहीं था, तभी इसने मुझे कॉल की। मैं इसकी कंडीशन समझ चुका था। नवाला मुँह में बना कर देने वाला बाप एकदम से इसकी ऐसी हालत हो तो कोई भी इंसान अपने होशो-हवास गँवा सकता है। उसामा के साथ भी यही हुआ। मैंने डैड के मैनेजर को कॉल करके पैसों का इंतज़ाम करने का कहा और खुद फ़ौरन से अस्पताल जाने के लिए निकला। कल रात की कोई बात मेरे ज़हन में नहीं थी। रश ड्राइविंग करके मैं वहाँ पहुँचा तो आंटी और सना मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं इनकी हैरानगी को इग्नोर करके डायरेक्ट डा डा डॉक्टर से जा मिला। डॉक्टर्स ने कहा था कहा डॉक्टर्स का कहना था उन्हें दूसरी मर्तबा अटैक हुआ है, फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। पूरा दिन मैं वहीं रहा, रह-रहकर अंकल का ख़्याल आ रहा था और आंटी के सवालात और जवाबात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पहला अटैक उन्हें 5 साल पहले अपने माँ-बाप के मरने पर हुआ था और दूसरा आज हिजाब की परेशानी और 7 भाइयों की लालच ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। रुखसती के बाद तासीर अंकल के भाई उनसे अपना हक माँगने आए थे। बात इस हद तक पहुँच गई कि इनका गिरबान तक पकड़ लिया। ये सब सुनते इनके आँसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। फिर इनकी
उनके अगले सवाल ने मुझे जी भर के शर्मिंदा किया। उन्होंने मुझसे हिजाब का पूछा और साथ ही गुज़ारिश भी की कि इसे ना बताओ, वो जज़्बाती है, इनसे लड़ने जा पहुँचेगी। पूरा दिन मैं पहली पहली बार मुझे इसका ख़्याल आया। कल रात का रवैया और तासीर साहब की ये हालत ना चाहते हुए भी कल के रवैये पर मुझे खुद पर गुस्सा आया। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर, दोनों एक दूसरे को तोड़ देंगे। ना वो रुकती है ना मैं। मैं बाहर कैंटीन से सबके लिए जूस सैंडविचेज़ ले आया। मेरे इसरार पर उन्होंने थोड़ा बहुत खाया। 3-4 घंटे के बाद परेशानी से टहलने के बाद तासीर अंकल की सर्जरी की कामयाबी का सुनकर तीनों सजदे में गिर गए। इनकी आपसी मोहब्बत देख एक होक-सी मेरे दिल में उठी। मैंने आंटी को अपने वकील से मिलने का कहा, लेकिन वो तो केस का सुनते ही तौबा करने लगी। इनका कहना था एक फ्लैट है जो बहुत पहले तासीर अंकल ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से खरीदा है, वो बेचकर इन्हें इनका हक दे देंगे। हालाँकि काफ़ी रकम वो लोग इनसे हथिया चुके हैं। मुझे इनकी बात हज़म नहीं हुई। नुकसान दोनों तरफ से अंकल का ही था। भला ज़िंदगी भर की मेहनत यूँ लम्हों में ज़ाया करना सही है? रात होते ही आंटी ने ज़बरदस्ती मुझे जाने का कहा। मैं उसामा और सना को इनके घर ड्रॉप करके अपने घर चला आया। आंटी का वहीं रुकने का इरादा था। लाख इसरार करने पर भी वो घर नहीं गईं। घर पहुँचते ही पहली टक्कर दादू से हुई, लेकिन मेरे बेताब निगाहें हिजाब को ढूँढ रही थीं और जैसे ही इन नज़रों ने इस तलाशी गुमशुदा की तलाश मुकम्मल की, इन निगाहों को करार आया। मैं इसे लिए कमरे में आ गया, लेकिन हम दोनों की इस तकरार में वो मैदान छोड़ के भाग गई। रात भर मैं सिलकता रहा, लेकिन अगले दिन मैंने सोच लिया था अब ये चूहे-बिल्ली का खेल ख़त्म। मेरी बीवी बनते ही वो खुद सुधर जाएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया था अब इसकी इज़्ज़त करूँगा, लेकिन मेरे छूने से उसे कराहत महसूस होती है। मैं इसकी हर बात अनसुनी करता, उसे अपनी रूह में बसा चुका था। हाँ, वो मेरी हो चुकी थी, इब्राज़ की सिर्फ़ इब्राज़ हयात की। लेकिन इस सब के बाद हिजाब का रद्द-ए-अमल देखकर मैं हैरान रह गया। कोई इस कदर पागल हो सकता है? वो मुझे कह रही थी मैं किस गुनाह की सज़ा में इसकी ज़िंदगी में आया हूँ। मैं इसे बताना चाहता था, मैंने ज़िंदगी में कभी हराम रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन इसे देखकर उस वक़्त मुझे बस एक बात याद आई हिजाब की। मैंने उससे एहसास भी दिलाया, लेकिन वो होश में कहाँ थी। लहराकर मेरी बाहों में आ गिरी। मैं इसका ख़्याल रखने लगा, इसे तंग करता, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। वही तो मेरे घर आने की खुशी बन चुकी थी। मैं ऑफ़िस जाने लगा था। एकदम से रूटीन शादीशुदा मर्दों वाली हो गई थी। मैं खुद हैरान भी था, खुश भी। कहाँ औरतों से नफ़रत करने वाला अब घर बसा बैठा था। उस दिन ऑफ़िस में डैड की टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल मिली। मैं समझ तो गया था ये आम डीलिंग नहीं, लेकिन बात पता कैसे लगी। तब डैड के मैनेजर का मुझे ख़्याल आया। इसने बताया निकाह वाले दिन सुबह-सुबह मॉम और डैड महविश को लेकर एक बिज़नेस पार्टी अटेंड करने गए थे। ऐसे कि मुझे कानो-कान ख़बर ना हो। महविश तक ने मुझसे झूठ बोला। वो पागल नहीं जानती थी इसे एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं, जहाँ सिर्फ़ तन्हाई है, वहाँ इंसान नहीं हैवान है। डैड के मैनेजर से ही मुझे पता लगा इस मीटिंग का असली मकसद महविश का तारुफ करवाना था और महविश यकीनन खुद इस बात से अनजान थी। और आज रात भी एक डिनर पार्टी होनी है, जहाँ वो लड़का जुनैद महविश को देखकर आखिरी जवाब देगा। इन दोनों की अभी मुलाकात नहीं हुई, बस जुनैद के माँ-बाप ने महविश को देखकर हाँ की उम्मीद दिलाई थी। डैड यकीनन इसका बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन बस एक अमीर ख़ानदान में अपनी बेटी देना चाहते थे, जहाँ वो सारी ज़िंदगी ऐश करती। लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि वो शख्स हयात आलम से मुख्तलिफ हो। वो हयात आलम नहीं बनेगा, बीवी की नुमाइश नहीं कराएगा। ये सब डैड ने नहीं सोचा। भला सोचते भी कैसे? इनके दिमाग में आता कब? तब आता जब खुद दूध की तरह धुले हुए होते। गुनहगार बंदे को गुनाह दिखता कहाँ है? शराब उनके लिए हलाल है तो इनकी नज़र में हर पीने वाले के लिए हलाल है। ये सब सुनकर बमुश्किल गुस्सा ज़ब्त करते मैं घर पहुँचा। किसी को अपनी अंदरूनी हालत ज़ाहिर नहीं होने दी। बस रात की तारीकी का इंतज़ार था। डैड नहीं जानते थे जिन लोगों को पैसा देकर वो खरीदते हैं, मैं इन्हें इन्हीं की पैसों से दुगनी कीमत पर खरीदता हूँ। आखिर औलाद को चलना तो माँ-बाप के नक्शे कदम पर है ना। जब बाप आगे है तो बेटा क्यों पीछे रहे? मैं घर आकर सबके साथ डिनर करने लगा। कब का मेरा ज़ब्त किया हुआ गुस्सा महविश ने बाहर निकाला और गुस्से में मैंने शायद हद पार कर ली। महविश को कभी भी मुझसे ऐसे रवैये की उम्मीद ना थी। इस गुस्से ने जहाँ नुकसान किया वहाँ फ़ायदा। पार्टी में कोई नहीं गया और डील भी कैंसल हो गई। सुबह मुझे मैनेजर ने दी। ये खबर अगली सुबह मुझे मैनेजर ने दी। यहाँ के लोग खोखली इज़्ज़त के मामले में शेर हैं। डैड का ना आना इन्हें अपनी बेइज़्ज़ती लगा और डैड का जाना यकीनन मुझे अच्छा नहीं लगता और इस अच्छा ना लगने की सूरत में इस वक़्त शायद मैं दुबई में होता। उस रात मैं सोया नहीं था क्योंकि महविश नहीं सोई थी। मैं गया था इसके कमरे में, वो औंधे मुँह बेड पर लेटी बेआवाज़ रो रही थी। महविश मैंने करीब जाकर इसका कंधा हिलाया, वो सीधी होकर चीख उठी, "क्यों आए हो मेरे रूम में? गेट लॉस्ट!" वो दरवाज़े की तरफ इशारा करके मुझे निकल जाने का कह रही थी। मैं नरमी से इसके पास बैठा, सर हाथों में गिराए। मैं बेबसी की इंतहा पर था। मैं अंधेरी गलियों का मुसाफिर हूँ महविश। एक अरसे से मुर्दा वजूद था मेरा, जो बस बेमकसद जी रहा था। ना सुकून था, ना जीने की ख्वाहिश, लेकिन उसके आने से मैं जी उठा हूँ, हँसा हूँ, पुरसुकून रहा हूँ। सुकून है वो मेरा। अगर वो गई तो मैं वापस उस अंधेरी गली में खो जाऊँगा, जहाँ सिर्फ़ अंधेरा है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैं गया तो लौटना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके बिना मुझे ये भयानक दुनिया इस अंधेरी
दुनिया से भी ज़्यादा खौफनाक लगती है। मेरे चेहरे पर वीरानी और गले में गिल्टी नुमा नमी इसे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बेबसी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। पाकर भी दूरी कितनी जानलेवा होती है, कोई राज़ी से पूछे जो पल-पल सिलकता है। राज़ी तुम रो रहे हो? महविश ने अपना रोना-धोना भूलकर बेचैन होकर मेरा चेहरा थामा। पता नहीं, आई एम सॉरी महविश, मैं गुस्से में था। कुछ किससे पूछकर तुम इन मियाँ-बीवी के साथ गई थी? मैंने उसके हाथों को हटाकर अपने गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली नरमी उड़न-छू हो चुकी थी। राज़ी डैड ने मना किया था बताना नहीं, तुम्हारा भाई आजकल बेवजह गुस्सा करता है और मॉम ने भी मना किया था। मैं तो सिर्फ वहाँ बस शॉपिंग करने के मकसद से गई थी। वो नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से कह रही थी। मेरा खून खौलने लगा। आइंदा सुई भी चाहिए हो तो मुझसे कहोगी, समझी? इतनी बात मानी ना महविश तुमने तो अब इनकी बात मानी ना महवी तुमने तो देखना ज़िंदगी भर तरस जाओगी मेरी शक्ल देखने के लिए। गुस्से से कहते मैंने नरमी से इसे गले लगाया क्योंकि मेरे गुस्से से ख़ाइफ़ होते वो फिर रोने लगी। इस दिन जितना बुरा हुआ सो हुआ, लेकिन हिजाब का डर देख मुझे हँसी आ रही थी। पहली दफ़ा वो मुझसे इस कदर ख़ाइफ़ थी कि कहीं भी बहस ना की, ना रूम में ना यूनी से पिक करती। लेकिन घर आते वक़्त हमेशा की तरह वही हल्की-सी नोक-झोंक हुई। इसके लगाए इल्ज़ामों का जवाब मैं मोहब्बत से देता रहा, लेकिन वो कान बंद किए बैठी रही। घर आते ही हमारी मुलाकात डैड से हुई। वो जिस तरह हिजाब को देखते मेरी रगों में दौड़ता खून गर्म हो जाता। इनकी नज़रें महसूस की हैं मैंने अपनी बीवी के वजूद पर। उन्हें लगता है मैं भी बेगैरत मर्दों में से एक मर्द हूँ। ये गलतफ़हमी मैंने उसी दिन दूर कर दी। वो मुझसे 50 लाख का पूछ रहे थे। उन्हें अब कैसे बताता? 50 नहीं, तकरीबन 1 करोड़ मैं अपने महविश और डैड को मिलाकर अकाउंट से निकलवा चुका हूँ और इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया मैंने। कुछ रकम तासीर अंकल की सर्जरी में लगी तो कुछ तासीर अंकल का फ्लैट खरीदने में। 55 लाख का फ्लैट मैंने खरीदा एक डीलर के ज़रिए, क्योंकि तासीर अंकल 60 को अगर मेरा अंकल को अगर मेरा पता लगता तो यकीनन इससे भी कम कीमत पर देते। मैं बस इस नेक इंसान की मदद करना चाहता था जो मैंने की। डैड को बगैर कोई तफसील दिए मैं कमरे में आ गया। मैं कमरे में आया तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। इन 2-3 दिनों में इसे इतना जान गया था कि नमाज के मामले में वो सख्त है। हर नमाज पाबंदी से अपने वक्त पर अदा करती है। इसे देख के शायद खुद पर रश्क आया, वही आखिरत का खौफ जिसे मैं झटक कर चेंज करके खामोशी से बेड पर आकर लेट गया। अगले दिन वलीमे में डैड की घटिया दोस्त को देख मुझे डैड पर सख्त गुस्सा आया। जानते बूझते उन्होंने ऐसे लोगों को इनवाइट किया। मैं काफ़ी देर हिजाब के साथ बैठा रहा। इन सब की नज़रें मुझे अपनी बीवी पर उठती महसूस हुई। घूंघट के बावजूद हवस परस्त लोग ढीठ बनते रहे। मैंने आखिरी लम्हे तक इसका हाथ थामकर इन नज़रों से इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में आकर इस हुस्न की शहज़ादी से नज़रें न हटा सका और एक बार फिर बेखुदी के आलम में इन आँखों में डूब गया। अगले दिन मेरे उठने से पहले वो यूँ ही भाग गई। लड़कियाँ शर्माती हैं, लेकिन हिजाब मुझे शर्म दिलाकर यूँ ही भाग जाती। असल में वो मुझसे भागती है। न जाने कब मोहब्बत लुटाते शोहर के आगे बेबस हो जाऊँ। मेरी खुशफ़हमी ही मुझे खुश कर सकती थी, हिजाब तासीर नहीं। मैं सोचों को झटक कर ऑफ़िस जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे आसिम की कॉल आ गई। मेरा और इसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, जिसके लिए मुझे वापस दुबई जाना पड़ेगा। हाय, सब मंज़ूर था, लेकिन हिजाब से दूरी जानलेवा थी। हिजाब को कॉल करके अपने जाने की इत्तला दी, साथ ये ऑर्डर भी जारी किया कि मेरी गैर मौजूदगी में घर ना आए, क्योंकि मुझे अपने बाप पर भरोसा नहीं। वो मुझे यकीन था हिजाब मेरी बात ज़रूर मानेगी। दुबई आकर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इस कदर उलझ गया कि हिजाब को एक कॉल तक ना कर सका। लेकिन अगले दिन एम्बेसी से आकर सबसे पहले मैंने हिजाब को कॉल की। मैं जो बेचैनी से इसकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर था, जब 10 कॉल के बाद भी हिजाब का ने मेरा फ़ोन ना उठाया तो मेरा ज़ब जवाब देगी। इससे पहले कि गुस्से में अपना नुकसान करके मैं फ़ोन तोड़ देता, मुझे आंटी को कॉल करना याद आया। मैंने जल्दी से उनका नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर जो हिजाब बीबी ने मुझे तंग किया, मैंने भी गिनकर बदला लिया। वो अपनी माँ के सामने निहायत अदब से मुझसे मुखातिब होती, मैं इसकी बेबसी से हँस उठाता। अब जब भी फ़ोन करता 10-15 कॉल्स के बाद वो अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाती। इनकी जब मर्ज़ी होती है वो तब हमसे बात करते हैं, और हमारा पागलपन तो देखो, हम पूरे दिन इनकी मर्ज़ी का इंतज़ार करते हैं। मैं जो हर किसी पर हुक्म चलाता हूँ, अब इसकी मर्ज़ी का मुंतज़िर रहता हूँ। इस कदर निकम्मा कर दिया इस मोहब्बत ने कि इसके दिए ज़ख्म पल भर में भुला देता हूँ। न जाने क्यों यहाँ आकर हर पल वो मुझे याद आई। इस कदर इसकी आदत हो चली थी कि मैं खुद को भुला बैठा। सोते-जागते बस एक पल-पल इसका खूबसूरत चेहरा इन आँखों के सामने लहराता। वो मेरी बेताबी बेबसी देखकर हँसती और मैं इसकी हँसी देख मुस्कुरा देता। मैं अब हर 10-15 मिनट बाद इसे फ़ोन करने लगा। इसने तंग आकर मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन फ़ायदा मेरा ही हुआ। मैं अंकल या आंटी के नंबर पर कॉल करता और वो घंटों मुझसे बात करने के लिए मजबूर हो जाती। जब भी फ़ोन रखती बहाना बनाकर मैं इसी वक्त दोबारा कॉल करता। उससे बात करना, उसे सुनना, पूरे दिन में एक यही काम होता जिसे करके मैं मुतमिन होता, पुरसुकून रहता, वरना बेचैनी रग-रग में सरायत कर जाती। बादशाह थे हम मिज़ाज हस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फ़कीर बना दिया।
हमारा काम तकरीबन ख़त्म होने वाला था। मैं पैकिंग करने में मसरूफ़ था। आसिम की सुबह की फ़्लाइट थी और मेरी दिन की। तभी मुझे आंटी की कॉल वसूल हुई। मुझे यहाँ आने के बाद तकरीबन हर दिन कॉल करतीं। इनकी बेटी जितनी बेहिस थी वो इतनी ही अपनाए अपनों पर मोहब्बत लुटाने वाली खातून। लेकिन इस दफ़ा खैर खैरियत के बाद उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई इसे सुनकर मुझे अपनी समातों पर यकीन न आया। मैं अपनी ही कैफ़ियत से अनजान था। दिल किसी छोटे बच्चे की तरह उछल-उछल कर अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा था, जैसे कोई मनपसंद खिलौना मिलने वाला हो। मैं इब्राज़ हयात जिसके लिए ज़िंदगी एक बोझ थी, हिजाब तासीर के आने से उसे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी और इस मोहब्बत की निशानी जो हिजाब तासीर के वजूद में पल रही थी, इस खबर ने मुझे आज सरशार कर दिया। ज़िंदगी जीने की एक और उम्मीद। मैं पैकिंग छोड़ धड़म से बेड पर गिरा। खूबसूरत पुरसुकून मुस्कुराहट ने मेरे होठों का अहाता किया। हिजाब मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, आज तुम मुझसे ये साँसें भी माँगोगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये खुशी जो आज तुमने मुझे दी है, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा मकरूज़ रहूँगा। आज मैं इतना खुश हूँ कि कोई चीख-चीख कर पूछे मुझसे क्यों करते हो इससे मोहब्बत जबकि उसे तुम याद भी नहीं। मैं कहूँगा उससे मोहब्बत उससे मुझे क्यों ना होती ऐसी औरत से मोहब्बत जिसने मुझे एतबार दिया है, जिसने खुद को सिर्फ़ अपने शौहर के लिए सँभाल कर रखा, मेरे लिए सँभाला क्यों ना होती ऐसी ऐसी से मोहब्बत जो गैर मर्दों की नज़र तक से ख़ाइफ़ होती, उसके छूने से बिलकने लगती, अपना नाम किसी गैर मर्द के मुँह से सुनकर खौफ़ में मुब्तला हो जाती। क्यों ना करूँ ऐसी से मोहब्बत जो अपनी इज़्ज़त करवाना खुद जानती है, जो खुद को पर्दे में रखती है। क्यों ना करूँ ऐसी से मोहब्बत जो मेरी माँ जैसी नहीं, इज़्ज़त की खातिर जान तक देने वाली है, लेकिन खुद को किसी भी हाल में पामाल ना होने देती। वो सिर्फ़ मेरे लिए बनाई गई है। मैं दुनिया की किसी औरत से भी शादी कर लेता, लेकिन इसे एतबार ना दे पाता। सारी ज़िंदगी मेरी निगाहें इसे शक की नज़र से देखती, मासूम होकर मेरा ज़ुल्म सहती रहती, लेकिन एतबार ना दे पाती जो हिजाब ने दिया। आज वो मेरी नज़रों से दूर है तो इसके दिए गए एतबार की वजह से, वरना कोई और होती तो शायद उसे अपने ही घर में कैदी बनाकर यहाँ आता। वो ख़ास नहीं, मुख्तलिफ नहीं, मेरी नज़रिया, मेरी सोच, उसके एतबार ने उसे मुख्तलिफ बनाया, आम से ख़ास बनाया और इसी ख़ासियत ने उसे हिजाब इब्राज़ बनाया, वरना आज वो वही आम होती, मेरी नज़रों से कोसों दूर और मैं अंधेरी गलियों में भटकता। लफ्ज़ जुल्फ़ों के असीर होते हैं, मैंने तो तेरे हिजाब पर दिल हारा है। उसके आने से हर तरफ उजाला फैल गया, टूटी बिखरी हुई भी थी मेरी तरह, लेकिन उसने खुद को समेटा। मैं इसकी तरह बहादुर नहीं, खुद को चाहकर भी ना समेट सका, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे समेट लिया और आज इस नई खुशी ने मेरे दिल का हर ज़ख्म, हर घाव भर दिया। मैं बेताबी से कल का इंतज़ार कर रहा था, एक-एक पल सदियों जैसा लग रहा था। अब इस नई खुशी के आने से पहले मैं सब बदल दूँगा, हिजाब और महविश को लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन इससे पहले हिजाब को यकीन दिलाऊँगा अपनी मोहब्बत का, एतबार, अपनी वफ़ा का, अपने बदलने का। इसे बताऊँगा इसके आने के बाद मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, बस शादी के दिन थोड़ी पी, लेकिन पी गुस्से में थी। इसके बाद तो हाथ भी नहीं लगाया। सब बताऊँगा इसे, एक-एक लफ्ज़, उससे जुड़ी हर याद, ये बेचैनी जो इसके बगैर होती है, सब कुछ। वो बेड पर लेटी नींद के मज़े लूट रही थी। बेखुदी के आलम में मैं उसे देखे जा रहा था। एकदम अज़ान की आवाज़ से बंद होती आँखों ने जंबिश की। वो अपने हाथ पेट पर फेरने लगी। वो इस नई खुशी को महसूस कर रही थी, जो इसे माँ के रुतबे पर फ़ाइज़ करेगी। इसकी इस हरकत ने मेरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ा दी। ये दिलकश मंज़र मैंने ज़िंदगी भर के लिए इन आँखों में हिफ़्ज़ कर लिया। वो अचानक से नज़रें महसूस करके उठी, मुझे देखकर एकदम बौखला गई। दुपट्टा बेड से झट उठाकर पहना। मैं इसे अफ़सोस से देखता रहा। क्या कहना हिजाब तासीर का, इसको बस चले तो अब शौहर तक से हिजबर्दा करे, लेकिन इसकी इस हरकत ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं उसे अपने गुज़रे दिन की दास्तान सुना रहा था, जबकि वो बस मुझसे भागने की कोशिश में थी और यही हुआ। उसामा के आते ही वो वॉशरूम में भाग गई। मैं उसामा के साथ तासीर अंकल के पास चला गया। काफ़ी देर इनसे बातें की। मेरी नज़रें बार-बार दरवाज़े की तरफ उठती। इसकी बेहिसी से वाकिफ़ होते हुए भी इसके दीदार का मुंतज़िर था। कभी-कभी वाक़ई दिल से निकली दुआ कबूल होती है, जैसे इस वक़्त मेरी हुई। वो अपने बाबा से मिलने मामूल के मुताबिक वहीं आ गई। अक्सर जब मैं इस वक़्त कॉल करता वो इन्हीं के पास बैठी हुई होती। शायद इसकी खुशी ने हिजाब को भी बदल दिया। मैं इसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, जो मेरी नज़रें खुद पर जमा देख बार-बार दुपट्टा सही करती। डिनर करते वक़्त मैं एक-एक डिश ट्राई कर रहा था। इतने दिनों बाद पाकिस्तान का खाना खाया था, वो भी इतना लज़ीज़ कि बंदा उँगलियाँ चाट कर रह जाए। लेकिन हिजाब वो इस वक़्त गुमसुम थी। कार में भी इसे बोलने पर उकसाया, लेकिन उसका रवैया मुझे मज़ीद परेशान कर गया। कमरे में आते ही मैंने इसे बताया, इस नई तब्दीली ने हिजाब को किस कदर हसीन बना दिया है। इसे एहसास दिलाया कि मैं इस खुशी से अनजान नहीं, लेकिन वो तो मेरी नफ़रत में इस कदर अंधी थी कि मेरी हर मोहब्बत भरी सरगोशी का जवाब नफ़रत से दिया। हाँ, हिजाब तासीर ने मुझे तोड़ दिया, रेज़ा-रेज़ा कर दिया मेरे वजूद को। इसकी नफ़ी नहीं थी, इंतहा थी नफ़रत की। वो मेरी नफ़रत में इस कदर अंधी हो गई कि ये तक ना देखा इब्राज़ हयात इसके सामने झुका था, एतराफ़ किया था मोहब्बत का, जिस पर हिजाब तासीर ने बड़ी दलेरी से लानत भेजी। हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं थी तेरी,
मोहब्बत ने खींच-खींच के तमाचे मारे हैं। वो रो रही थी मेरे सामने, मेरा दिल चाहा इसे झंझोड़ कर पूछूँ, ज़ुबान तो खोलो, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लौटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। हर बार उसके कदमों में आ गिरा, क्या कुछ ना किया और वो, लेकिन ये आखिरी दफ़ा था बस। मैं अपना टूटा दिल बमुश्किल समेटते क्लब चला आया। इस वक़्त नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि दोस्त के सामने हिजाब को गाली दे डाली और मेरी बिगड़ती हालत देखकर मुझे ऊपर रूम में ले आया, जहाँ अक्सर हम सब मिलकर पार्टी करते। किसी कपल को पकड़ना होता तो खुद पड़ते कमरे में। मैं बेहोश हर चीज़ से बेखबर था। जब थोड़ा बहुत होश की दुनिया में उड़ा तो खुद को तकता पाया। आसिम मुझे नींबू पानी पिला रहा था। साद और हादी मुझे अफ़सोस से देख रहे थे, जबकि मेरे सर पर अब्बास खड़ा था, जिसने मेरी संभलती हालत देख मेरे सवालों का जवाब दिया, जो डैड से जुड़े थे। मेरी डैड की पूरी हरकत मुझे बताई। तेरा बाप अव्वल दर्जे का कमीना है। बहुत मैं मुश्किल उठा। अब्बास की बात मुझे एक आँख ना भाई। मेरा हाथ इसके लिए इसके गाल पर निशान छोड़ गया। तेरे बाप को आज तक तो अ, तेरे बाप को आज तक तो कहकर पुकारा है, जो मेरे बाप को कमीना कह रहा है, जैसा भी है मेरा बाप है। साले भौंक अब। अब्बास के लिए थप्पड़ आम बात थी। हम दोस्तों में ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसे गुस्सा तो दिखाना था, इसलिए खामोश रहा। मैंने भी इस पर लानत भेजकर आसिम से पूछा, आसिम यार तू बता क्या हुआ? तेरी प्यारी बेबी महक आई थी तेरे बाप के कहने पर। हमने उसकी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। हुआ ये कि तू नशे में नीचे तमाशा कर रहा था, तभी अब्बास तुझे ऊपर ले आया। उसने अंकल को कॉल की तेरी कंडीशन बताने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा राज़ी को वहीं छोड़कर घर निकल जाओ। अब्बास जानी को ये हज़म कहाँ हुआ, वो वॉशरूम में छुप गया पूरी फ़िल्म देखने के लिए। जारी है।